हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने 12th आरबीएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 21 शुरू कर रहे हैं। मानव का अद्यावरणीय तंत्र, इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए, जैसे कि पहले आपको जब सिलेबस वाला वीडियो अपलोड किया था मैंने तो बताया था कि अपने बायोलॉजी के अंदर टोटल 45 चैप्टर हैं 12th में, जिसमें से पहले जो 20 चैप्टर हैं वो अपने बॉटनी से रिलेटेड हैं और लास्ट वाले जो 21 से लेकर आगे 45 तक जो चैप्टर हैं वो जूलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इन 20 चैप्टर में से अपने फर्स्ट से लेकर जो 9th तक के चैप्टर हैं, यानी 2 यूनिट जो हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट, इसमें वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज अपने जो है वो जूलॉजी का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। इसकी जो 5 यूनिट्स हैं टोटल अपने पास, उसमें से फर्स्ट यूनिट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो हैं वो 5 हैं, उनको अपने पहले स्टडी करेंगे। और इन 5 चैप्टर में पहला चैप्टर जो है अपने पास 21 नंबर पर, वो है मानव का अद्यावरणीय तंत्र, इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसको आज अपने शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, अद्यावरणीय तंत्र होता क्या है। हमारी जो स्किन है, त्वचा है, और त्वचा के जो व्युत्पन्न हैं, व्युत्पन्न का मतलब है त्वचा की जो संरचनाएं हैं, वो मिलकर अद्यावरणीय तंत्र या इंटेगुमेंट्री सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो आपसे पूछा जाए अद्यावरणीय तंत्र क्या है, तो त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न मिलकर अद्यावरणीय तंत्र का निर्माण करते हैं। सेकंड थिंग अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जैसे कि अपने जानते हैं कि जितने भी अंग हैं ह्यूमन में, उनकी उत्पत्ति 3 जर्म लेयर करती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। त्वचा भी एक अंग है शरीर का, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो एक्टोमीजोडर्मल होती है। मीन्स इसकी उत्पत्ति में एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों जर्म लेयर जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, अब आगे अपने जब देखेंगे त्वचा की हिस्टोलॉजी देखेंगे, त्वचा की औतिकी देखेंगे, तो उसमें अपने 2 लेयर्स पढ़ेंगे। इसमें एक पढ़ेंगे अपने एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस, जिसमें से एपिडर्मिस जो है उसकी उत्पत्ति जो होती है वो एक्टोडर्म लेयर से होती है, और जो दूसरी डर्मिस है उसकी उत्पत्ति जो होती है वो मीजोडर्म लेयर से होती है। इसलिए त्वचा की उत्पत्ति जो है वो एक्टोमीजोडर्मल मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने हैं त्वचा की औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मानव की त्वचा में मुख्यतः 2 स्तर होते हैं। 3 पढ़ोगे आप, किसी रेफरेंस बुक में पढ़ोगे तो एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ 2 देखने हैं, अधिचर्म और चर्म, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। सबसे पहले बात करें एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस जो है वो एक्टोडर्म से निर्मित होती है। कौन सी जर्म लेयर निर्माण करती है इसका? एक्टोडर्म। ओके, एपिडर्मिस में रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाती, ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो अपने दिमाग में एक बात आई होगी बच्चों आपके कि अगर रुधिर वाहिनियाँ नहीं हैं तो इस ऊतक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? इस ऊतक से जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, उत्सर्जी पदार्थ होंगे, उनको ले जाने का काम कौन करेगा? तो आपने एक नाम सुना होगा, लिम्फ, लसिका। इस ऊतक को, अधिचर्म ऊतक को जो न्यूट्रिशन देने का काम और इससे उत्सर्जी पदार्थों को ले जाने का काम करता है वो लिम्फ करता है, लसिका करता है। ये कभी कभी आपने देखा होगा, हाथ पर अपने रगड़ वगैरह लग जाए ऊपर वाले पार्ट में, तो वहाँ से रक्त ना निकलकर एक रंगहीन द्रव सा निकलता है, वो क्या होता है? लिम्फ होता है। और यही लिम्फ यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि इसमें रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाती। ओके, फिर ये एपिडर्मिस जो है, जितने भी अपनी बॉडी के रगड़ वाले भाग हैं, जहाँ रगड़ वगैरह ज़्यादा लगती है गिरने से या वैसे, तो उनमें इसकी मोटाई जो है वो अधिक होती है। जैसे तलुए हुए हमारे, हथेली हुई, वहाँ पर एपिडर्मिस की मोटाई जो है वो, थिकनेस जो है वो ज़्यादा होती है। जबकि नेत्र और कॉर्निया जो पार्ट है उसमें ये बहुत ही क्या होती है? पतली होती है। ओके, नेक्स्ट, अधिचर्म को या एपिडर्मिस को सतृत एपिथीलियम ऊतक, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू भी कहते हैं। इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि एपिडर्मिस की जब अपने आगे स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो ये 5 लेयर या 5 स्तर पाए जाते हैं इसमें, और वो 5 स्तर फिर आगे कई बहुस्तरीय होते हैं, तो बहुत सारी परतें पाई जाती है एक के ऊपर एक, इसलिए इसको कहा जाता है स्तरित एपिथेलियम ऊतक या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ओके, नेक्स्ट अपने बात करें तो अधिचर्म में भीतर से बाहर की ओर, यहाँ भीतर से बाहर की ओर का मतलब ये है बच्चों कि जैसे मान लो ये अपनी स्किन है इतनी,
तो मैंने आपको बताया ऊपर वाला पार्ट जो है ये क्या है, एपिडर्मिस है, नीचे वाला पार्ट जो क्या है, डर्मिस है। तो भीतर से बाहर की ओर मतलब यहाँ से लेकर इधर की ओर एपिडर्मिस में अंदर से लेकर बाहर की ओर कुल 5 स्तर पाए जाते हैं, 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। उन 5 लेयर्स को अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनमें फंक्शन क्या है, उनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ से अपने 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बनने के चांस रहेंगे, तो ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहला जो अंदर की ओर स्तर होता है एपिडर्मिस का, भीतर की ओर जो स्तर है उसे कहा जाता है अंकुरण स्तर, या इसको बोलते हैं मेलपिगी स्तर। इंग्लिश में इसका नाम होता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, तो अंकुरण स्तर कहते हैं, मेलपिजी स्तर कहते हैं, या इसको स्ट्रेटम मेलपिजी भी कहते हैं, या इसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। सबसे पहली बात, ये एक स्तरीय परत है, यानी कि इसकी एक ही लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है और सबसे कम मोटाई की यही परत होती है इसमें। दूसरा, ये स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी हुई होती है, यानी इसकी कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, स्तंभाकार होती है। सबसे खास बात, ये विभाजनशील परत है, यानी यहाँ की कोशिकाएं लगातार विभाजन करके अपने से जो ऊपर वाले स्तर हैं जितने भी 4 जो पड़ेंगे उनकी कोशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं, क्योंकि अपने जानते हैं कि अपनी ऊपर वाली स्किन जो है वो लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ऊपर से हटती रहती है। तो अगर ऊपर से स्किन हटती रहेगी तो फिर तो कंकाल निकल आएगा, अपना स्केलेटन सिस्टम दिखने लगेगा। लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वाली जो सबसे अंदर वाली परत है इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करके अपने से ऊपर वाले स्तरों का निर्माण करती रहती है। ठीक है, अब ये 2 डायग्राम आ गए अपने। ये जो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है ये अपने पास पूरी की पूरी अपनी जो स्किन है उसका डायग्राम है, जिसमें ये वाला इतना पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ इतना, ये जो है एपिडर्मिस है, जिसमें ये पांचों की पांचों जो लेयर्स है इसको अलग से मैं दिखाऊंगा आपको, ये इसमें दिख रही हैं। जो सबसे नीचे है स्ट्रेटम बेसल, जो अभी अपने देखा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं इसको। सेकंड नंबर पर स्ट्रेटम स्पाइनोसम, थर्ड पर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसा, फिर है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम और लास्ट में है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, और ऊपर वाली जो अपनी स्किन आ जाती है ये जो बाहर दिखाई देता है पार्ट। ठीक है, और इसके नीचे जो स्थित होता है अपने पास वो होता है डर्मिस वाला भाग, जिसमें बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिनको आगे अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम अपने फिर भी देखेंगे जब अपने इसको इन डर्मिस से रिलेटेड स्ट्रक्चर अपने पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर जो हैं इनके फंक्शन जो हैं वो वहाँ पर आपको समझाए जाएंगे। तो ये स्किन का एक डायग्राम है, ये ड्रॉ भी करना है अपने को, जब अपने बाद में करेंगे तब ड्रॉ कर लेना, यहाँ आज के नोट्स में इसको ड्रॉ करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये रहा वो पार्ट जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया, ये वाला जो पार्ट है इतना पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, इसको अगर अपने थोड़ा बड़ा देखें करके तो इसमें आपको ये 5 लेयर्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं इसमें। सबसे नीचे की ओर जो भी अपने डिस्कस कर रहे थे जिसके बारे में कर रहे हैं स्ट्रेटम बेसल, ये इसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं, अंकुरण स्तर मेलपिगी स्तर भी बोलते हैं। इसके ये एक स्तरीय होता है और इसकी स्तर कोशिकाएं जो है वो कैसी होती हैं, ऐसे स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। सेकंड जो लेयर पढ़ेंगे वो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी परत है, ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, सबसे मोटी परत है ये एपिडर्मिस की। ठीक है, स्किन की सबसे मोटी नहीं, एपिडर्मिस की सबसे मोटी परत है। इसके ऊपर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम तीसरी परत पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडियम और फिर लास्ट में स्ट्रेटम कॉर्नियम। इनके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। तो अपने पढ़ रहे थे अभी पहली परत जो है स्ट्रेटम बेसल या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के बारे में। देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है इस परत के बारे में। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है इस स्तर की, क्योंकि ये बिल्कुल डर्मिस के ऊपर वाले भाग में स्थित है, क्योंकि इसके नीचे तो क्या शुरू हो जाएगा, डर्मिस हो जाएगा। तो इस स्तर की कोशिकाएं जगह जगह पर कगारों या उबारों के रूप में बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। इन उबारों को कहा जाता है रेटेपेगस। देखिए इसका मतलब ये है कि ये परत जो है, जैसे मान लो ये वाली सिंगल लेयर है और इसके नीचे क्या है, डर्मिस है, तो यहाँ वाले पार्ट के अंदर ये जो पार्ट होगा इसमें डर्मिस धसी हुई रहेगी। मतलब ये हुआ कि एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर जो है कौन सी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, और उसके नीचे डर्मिस, ये एक दूसरे में एम्बेडेड रहती है, धसी हुई रहती है। और इनके एक दूसरे में धसने से ये जो संरचनाएं बनती है, इन संरचनाओं को कहा जाता है रेटेपेगस। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाए 2 तरह के, रेटेपेगस क्या है, तो रेटेपेगस क्या है,
स्ट्रेटम जर्मिनेटिव स्तर की कोशिकाएं जगह जगह पर कगारों या उबारों के रूप में बाहर की ओर उभरी होती है, या आप ये कह सकते हो डर्मिस के अंदर दसी हुई होती है। इन उबारों को कहा जाता है रेटे पेगस। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेयर के बारे में, इस स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, कौन से स्तर की, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, या जिसको अंकुरण स्तर बोला आपने, या स्ट्रेटम मेलपीजी बोलते हैं। इस स्तर की कोशिकाओं जो हैं उनके बीच में वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। वर्णक कोशिकाएं यानी मिलेनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और वर्णक कोशिकाओं या मिलेनोसाइट्स का काम होता है मिलेनिन वर्णक का सिंथेसिस करना, मिलेनिन वर्णक का संश्लेषण करना। अब ये मिलेनिन क्या है? मिलेनिन एक काले रंग का, काले भूरे रंग का वर्णक होता है जो हमारी त्वचा को रंग प्रदान करने का काम करता है। हमारी त्वचा का जो रंग होता है वो मिलेनिन के कारण होता है। जिसमें मिलेनिन ज़्यादा प्रेजेंट होगा उसका रंग ज़्यादा काला होता है, उसकी त्वचा जो है वो ज़्यादा काली दिखाई देती है। सबसे खास बात, ये आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकता है। अगर त्वचा में इसकी कमी हो जाए मिलेनिन की, तो त्वचा जो है वो रंगहीन हो जाती है, और इस रोग को कहा जाता है एल्बिनिज्म या रंजकहीनता कहते हैं। ठीक है, ये अपने 12th के अकॉर्डिंग अपने काम का नहीं है, वैसे कहीं काम आ सकता है, तो ये मैंने नोट कर दिया आपके लिए कि मिलेनिन जो है वो काले रंग का वर्णक है, त्वचा को कलर प्रोवाइड करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो त्वचा रंगहीन हो जाती है, जिसे रंजकहीनता या एल्बिनिज्म कहते हैं। तो इतनी बातें जो है वो अपने को याद रखनी है फर्स्ट लेयर के बारे में। क्या क्या, फिर से सुनिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक स्तरीय परत है, फिर मैंने आपको बताया ये स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होती है। सेकंड थिंग आपको ये बताएगी। तीसरी बात मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है इसमें रेटे पेगस क्या होते हैं ये अपने को ध्यान रखना है। और फोर्थ अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें वर्णक कोशिकाएं या मिलेनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं जो मिलेनिन वर्णक का संश्लेषण करती हैं। ठीक है, सेकंड जो अपने पास लेयर है इसके ऊपर वाली वो है शूल स्तर, या इसको कहा जाता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। देखिए ये ध्यान रखना, इससे ऊपर अब जितने भी आप लेयर्स पढ़ोगे, ठीक है, वो सारी की सारी लेयर्स जो है वो नीचे से बन के आती हैं। कौन सी लेयर फॉर्मेशन करती है उसकी? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, क्योंकि उसमें विभाजनशील कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं जो लगातार विभाजन करके ऊपर वाली कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और वो जीवित कोशिकाओं का ग्रुप होती है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है वो जीवित कोशिकाएं होती है, तभी तो विभाजन करके ऊपर वाली सेल्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब बात करें सेकंड की, शूल स्तर या स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहते हैं। स्पाइंस मतलब कांटे, तो वैसा ही इसका काम होगा। ये परत सबसे पहले तो बहुस्तरीय होती है। कैसी होती है ये? बहुस्तरीय, यानी सर्वाधिक मोटी होती है। बहुत सारे इसकी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी सेल्स जो हैं वो बहुकोणीय होती हैं। ठीक है, इस तरह की कोशिकाओं में कांटेनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, यानी इनके जो किनारे होते हैं वो थोड़े तीखे होते हैं, कांटेनुमा होते हैं, जिनकी सहायता से ये सारी सेल्स आपस में बहुत ही मजबूती से जुड़ी होती हैं। तो जब सेल्स बहुत सारी मजबूती से जुड़ी हैं ये, तो फिर इसका काम क्या है? इसका काम है एपिडर्मिस को दृढ़ता प्रदान करना। तो क्वेश्चन बनता है कौन सी लेयर एपिडर्मिस की एपिडर्मिस को दृढ़ता प्रदान करने का काम करती है? तो कौन सी है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, इंपॉर्टेंट। सेकंड, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन आपके कभी ना कभी जरूर काम आएगा ये, तो ये याद रखना, इस लेयर के अंदर लैंगरहंस व टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये लैंगरहंस व टी सेल्स जो हैं ये क्या काम करती हैं? ये एंटीजन नाशक का काम करती हैं। मैक्रोफेजेस वगैरह भी होती हैं। एंटीजन का मतलब है अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह स्किन के थ्रू प्रवेश करता है तो ये इसी परत में नष्ट हो जाता है, उसको अंदर बॉडी के प्रवेश नहीं करने देती। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 12th के हिसाब से नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव अगर आप आगे कोई एग्ज़ाम दोगे नीट वगैरह का तो उसमें ये काम जरूर आपके आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो लेयर है उसको बोलते हैं कनी स्तर, या इसको कहा जाता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ठीक है, कनी स्तर जो है ये 5 से 6 स्तरीय परत होती है। इस स्तर की कोशिकाएं जो हैं उनका जो कोशिका द्रव्य है, एक ही बात याद रखनी है, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है केरेटोहाइलिन प्रोटीन। और ये केरेटोहाइलिन प्रोटीन इससे ऊपर वाली जो लेयर्स होंगी उनमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेगा। आप देखोगे अपने जो नाखून और बाल हैं वो केरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं, और वो केरेटिन प्रोटीन जो है वो इसी से ही आगे चलकर बनता है। ये उसके प्रारंभिक जो हैं ये पदार्थ हैं जिनसे उनकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ अपने को सिर्फ ये याद रखना है एपिडर्मिस के किस स्तर में केरेटोहाइलिन प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। तो किसके कौन सा स्तर है? वो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम स्तर में पाए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ जो लेयर है उसे कहा जाता है स्वच्छ स्तर या स्ट्रेटम ल्यूसिडियम स्तर।
स्ट्रेटम ल्यूसिडियम स्तर जो है ये 3 से 4 स्तरीय परत होती है, चपटी कोशिकाओं की बनी होती है। इसके साइटोप्लाज्म में इलिडीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये इलिडीन प्रोटीन जो है वो बनता किससे है, जो उसके नीचे वाली लेयर थी केरेटोहाइलिन जो प्रोटीन था वो जब टूटेगा तो उससे बनेगा कौन सा प्रोटीन, इलिडीन प्रोटीन। तीसरी लेयर में कौन सा प्रोटीन था, केरेटोहाइलिन। ऊपर की ऊपर परतें निर्माण हो रही है, तो जब ये केरेटोहाइलिन ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, तो उसके टूटने से बनता है इलिडीन प्रोटीन। ठीक है। सबसे खास बात इस परत के बारे में, ये जल रोधी परत है, यानी कि ये अपने में से जल को पार नहीं जाने देती और इलिडीन प्रोटीन होने के कारण ये त्वचा को थोड़ा पारदर्शक बनाने का काम करती है, यानी अर्ध पारदर्शी की तरह काम करती है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। ऊपर जो 3 परतें पड़ी आपने, वो तीनों की जो है वो जीवित कोशिकाओं की बनी होती है। ये जो परत है जब इसका केंद्रक नष्ट होने लगता है इस परत में से, तो ये निर्जीव होने लगती है। पहले ये जीवित होती है, लेकिन जैसे जैसे केंद्र इसका डिस्ट्रॉय होगा, ये परत आगे नई परतों का निर्माण कर रही होगी, तो ये जो है वो निर्जीव होने लगती है। ये बातें इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगला जो लास्ट अपने पास सबसे बाहरी स्तर है वो है किन स्तर, या इसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। देखो स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, ये 8 से 10 स्तरीय परत है। सबसे पहली बात, सबसे बाहर होती है, ये निर्जीव परत है, यानी इसकी कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। ये सबसे बाहरी परत है। हथेली और तलुओं में ये सर्वाधिक विकसित होती है। सबसे खास बात इंपॉर्टेंट इसके बारे में, इस स्तर में क्रिएटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और क्रिएटिन प्रोटीन बनता कैसे है, केरेटोहाइलिन से बना, ऊपर वाली परत में इलिडीन, और इलिडीन जब सूख जाता है तो कहलाता है क्या, क्रिएटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके निर्माण की प्रक्रिया, यानी क्रिएटिन प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है क्रिएटिनाइजेशन, या इसको कहा जाता है श्रृंगी भवन। ठीक है। और ख़ास बात, हमारे जो नाखून हैं, हमारे जो बाल हैं, ये कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और क्रिएटिन प्रोटीन के प्रारंभिक पदार्थ कौन कौन से हैं, एक तो केरेटोहाइलिन है और उसके बाद केरेटोहाइलिन से क्या बना था, इलिडीन बना था। ये भी बातें याद रखना। फिर इस स्तर की जो ऊपरी परतें हैं, सबसे ऊपर वाली जो लेयर्स हैं, क्योंकि 8 से 10 स्तरीय है ये, तो ऊपर वाली परतें अलग हट के होती रहती हैं, शरीर से हटती रहती हैं, त्वचा बदलती रहती है अपनी, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है निर्मोचन या माउल्टिंग। इस स्तर की ऊपरी परतें जो है वो अलग होती रहती हैं और ये प्रक्रिया निर्मोचन या माउल्टिंग कहलाती है। ठीक है। तो निर्मोचन किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए, श्रृंगी भवन किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। और मनुष्य में जो नेल्स हैं, नाखून हैं और जो बाल हैं, ये कौन से प्रोटीन के बने होते हैं भाई, क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। एपिडर्मिस की जो नीचे लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है चर्म, या जिसको कहा जाता है डर्मिस। एपिडर्मिस जो है बताया था किस से बनी है, एक्टोडर्म से। ये बनी है मीजोडर्म से, इसलिए हमारी त्वचा कैसी है, एक्टोमीजोडर्मल होती है। ठीक है। ये लेयर अधिचर्म से 2 से 3 गुना मोटी होती है, यानी उसकी अधिचर्म की जितनी मोटाई होती है उससे 2 से 3 गुना इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। ये हमारे शरीर ऊपर जो त्वचा है उसका ये मजबूत भाग है। ठीक है। इसका अधिकांश भाग जो है डर्मिस का, वो तंतु में स्योंजी ऊतकों का बना होता है। डर्मिस का अधिकांश भाग किसका बना होता है, तंतु में स्योंजी ऊतकों का बना होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी संरचनाएं हैं जो अपने आगे डिटेल में पढ़नी है अपने को। डर्मिस जो है वो 2 भागों में विभेदित होती है, जैसे ऊपर वाली एपिडर्मिस 5 भागों में थी, ये 2 भागों में विभेदित होती है। इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट जो अधिचर्म के संपर्क में होता है, एपिडर्मिस के संपर्क में होता है, उसको कहा जाता है पेपिलरी स्तर, और पेपिलरी स्तर के नीचे वाला जो भाग है उसको कहा जाता है जालिका स्तर। अब पेपिलरी स्तर में सबसे पहली बात तो ये है कि डर्मिस के अंदर रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहली बात, डर्मिस के अंदर रक्तवाहिनियाँ प्रेजेंट होती हैं। पेपिलरी स्तर में क्या क्या पाए जाते हैं ये याद रखने हैं। इसमें श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, इसमें लचीले तंतु पाए जाते हैं, इसमें रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, इसमें रसाकुर विलाई के समान जो है वो छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो पेपिलरी स्तर में ये संरचनाएं ध्यान रखनी है, श्वेत कोलेजन तंतु, लचीले तंतु, रुधिर वाहिनियाँ, रसाकुर समान प्रवर्ध उपस्थित होते हैं। एपिडर्मिस जो है वो इसी पर स्थित होती है और यहीं से एपिडर्मिस की जो सबसे अंदर वाली लेयर थी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, वो पोषण पदार्थों को ग्रहण करती है और लिम्फ के थ्रू ऊपर तक पहुंचते हैं वो। ठीक है। उसके बाद एक
स्टार लगा के कुछ बातें लिखी हुई है, आपके कभी ना कभी जरूर काम आएंगी। हमारी त्वचा में कुछ संवेदाणु प्रेजेंट होते हैं, त्वचीय संवेदाणु बोलते हैं उनको, त्वचीय संवेदांग बोलते हैं उनको। ये त्वचीय संवेदांग जो अपने को संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करवाते हैं, ठीक है। तो 2 संवेदांग हैं त्वचीय, बहुत सारे हैं वैसे तो 5-6 होते हैं ये। तो इनमें से 2 जो हैं, सबसे पहला मेजनर्स संवेदाणु और दूसरा मर्केल्स डिस्कस। ये दोनों के दोनों जो स्वेदांग हैं, त्वचीय स्वेदांग, ये पाए जाते हैं कौन से भाग में? डर्मिस के पेपिलरी भाग में। बाकी सारे के सारे त्वचीय स्वेदांग जो हैं वो इधर वाले पार्ट में यानी जालिका स्तर में पाए जाते हैं। जब अपने कल अगली वीडियो में मतलब अपने ये टॉपिक डर्मिस को व्युत्पन्न पढ़ेंगे आगे त्वचा के, तो वहाँ पर ये सारे के सारे आपको फिर से बताए जाएंगे। यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि सिर्फ 2 ही त्वचीय स्वेदांग हैं जो कौन सी लेयर में पाए जाते हैं? डर्मिस की पेपिला लेयर में पाए जाते हैं, मेजनर्स संवेदाणु और मर्केल्स डिस्कस। इन दोनों का ही जो काम होता है वो अपने को स्पर्श का अनुभव करवाना होता है। ये लंबे समय तक अगर किसी चीज़ को स्पर्श कर रहे हैं तो उसका अनुभव करवाता है, और ये सतही जो स्पर्श है, सतही सरफेस मतलब किसी सरफेस पर अपन जब स्पर्श करते हैं तो उसका अपने को अनुभव करवाने का काम कौन से त्वक संवेदांग करते हैं? मेजनर्स संवेदाणु करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना, अगर याद रहे तो आपके। उसके बाद नेक्स्ट अपने सेकंड नंबर पर जालिका स्तर है डर्मिस का, सबसे नीचे वाला पार्ट जो है। जालिका स्तर जो है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होती हैं? इसमें त्वचा ग्रंथियां पाई जाती हैं। त्वचा की जो ग्रंथियां हैं जिनके बारे में डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक एक करके। इसमें रोम पुटिकाएँ, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं जहाँ से हेयर की उत्पत्ति होती है। फैटी लेयर होती है, ये वसीय स्तर पाया जाता है। और लास्ट में त्वचीय स्वेदांग, जिसमें से बाकी त्वचीय स्वेदांग जालिका स्तर में होते हैं, सिर्फ 2 हैं जो भी आपको बताए थे। कौन कौन से? मेजनर्स संवेदाणु और मर्केल्स डिस्कस, ये अपने इधर वाली परत, ऊपर वाली परत में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बात, डर्मिस के नीचे भाग में, क्योंकि अपने हाइपोडर्मिस नहीं पढ़ना है इसमें किसी भी अकॉर्डिंग, तो डर्मिस का जो निचला भाग है वो मोटा वसीय उत्तक का बना होता है। वसीय उत्तक को कहा जाता है एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू का काम होता है ये तापरोधी होता है, यानी कि शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता और बाहर की ऊष्मा का शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू जो है ये व्हेल फिश जो है उनके ब्लबर वगैरह में भी पाया जाता है। काम इसका यही है कि ये ऊष्मा रोधी परत का निर्माण करता है, ये ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता शरीर से, और शरीर बाहर की ऊष्मा को शरीर पर इफेक्ट नहीं होने देता। ओके स्टूडेंट्स, आज अपने जो पढ़ा टॉपिक वो त्वचा की औतिकी में एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में पढ़ा। कल अपने नेक्स्ट वीडियो जब भी अपने अपलोड करेंगे तो उसमें अपने त्वचा के जो व्युत्पन्न हैं, जिसमें मेनली अपने पास 2 चीज़ें हैं, एक तो हेयर बाल और दूसरा त्वचा की जो ग्रंथियां हैं, और लास्ट में त्वचा के कार्य क्या होते हैं, उस वीडियो में अपने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।